समझे ना मेरी बात? तो बस ये एक दो एक्सरसाइज, हालांकि देखो मैं देखो प्रोबेबिलिटी आनी 8 नंबर की, क्योंकि इस चैप्टर का मैं रिवीजन नहीं कराने का। हाँ, प्रोबेबिलिटी का रिवीजन मांगोगे तुम? नो सर। एक दूसरे पे तो पस्तल्ला क्या करो, पता है हद है। फिर क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा फिर मैं वही स्ट्रिक्ट बन के फिर तुम लोगों को हर एक मिनट बाद बहुत बुरी तरह करूंगा, फिर इसलिए अच्छा है कि नॉर्मल रहेगा। अब एक बात सुन लो, मैं क्या कहा तुम्हें भी, 10th में मैथ्स में 4 और साइंस में 3 चैप्टर का रिवीजन भी हो चुका है, कल मैथ का हो चुका है, साइंस का कल हो जाएगा उनका। हालांकि उनको क्लासेस में काफी टाइम मिली, डाउट सेशन भी मिल रहे हैं, आज भी 3 घंटे का डाउट सेशन मिला, सुबह भी उनका 9 से 11 डाउट सेशन है और 2 बजे उनका टेस्ट है। तो सेम ऐसे ही आपका भी चलेगा, आपका भी सेम ऐसे चलने वाला है। चैप्टर पूरा अच्छे से पढ़ाया जाएगा एनसीईआरटी से, ठीक। फिर उसके बाद उसका डाउट सेशन भी रखूंगा मैं, और जो बच्चों का एनसीईआरटी पक्की होगी, जो ट्यूशन के ऐसे बच्चे होंगे जिनका एनसीईआरटी पक्की है, उनको अदर्स क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, ठीक। लेकिन पहले कंडीशन ये होगी उस एनसीईआरटी पक्की होनी चाहिए, ठीक। फिर उसके बाद डाउट सेशन हर चैप्टर का रखा जाएगा, और डाउट सेशन में क्योंकि तुम तो बड़े बच्चे हो, मैं चाहूंगा कि कभी भी रख सकता हूँ डाउट सेशन, रात को 9 से 11 भी रख सकता हूँ भाई। अगर मान लो किसी को बहुत सारे डाउट है और संडे में टेस्ट है और उसके डाउट्स बाद में निपटे, तो रात को 9 से 11 भी रख सकता हूँ। जैसे सुबह कल मैं 10th का सुबह 5 से 7 रखने वाला था, फिर मैंने वो जो है, हाँ, और कल आप लोग नहीं दूसरी जगह है, कोई काम उठा तो मुझे तब भी पड़ता। कल आप लोगों का टाइम सुबह का है, संडे है, छुट्टी नहीं है, कल सुबह का टाइम आप लोगों का 11:30 का है, तो फिर 12 का करो, क्योंकि 10:30 11 तक तो डाउट सेशन है। मैं सोचा तो मैं 1.5 से 2 घंटे पढ़ा दूं, तो 1 के बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा चल जाएगी ना क्लास। तो 11:30 बजे के बाद है, 11:30 से 1 का टाइम है। अगर किसी को ट्यूशन हो तो अभी बताए, कल 11:30 से, हाँ कल संडे है, नो सर। ठीक है। तो नहीं तो 11:30 से, ठीक है। सुन लो, अरे उनका डाउट सेशन है भाई 9 से 11:30 10th का। तो जैसे उनका डाउट सेशन चलता है ना, जैसे मान लो आज भाई कार्बोनेट्स कंपाउंडिंग बड़ा चैप्टर था, उनके 3 चैप्टर है टेस्ट में, तो डाउट्स पूरे नहीं पढ़ पाए 3 घंटे में भी, इतने डाउट लिए मैंने बच्चों के आज। तो फिर वो बचा हुआ डाउट सेशन मैंने सुबह कर दिया 9 से 11:30, और टेस्ट 2, तो आपका भी प्रोसीजर ऐसे ही चलेगा। बस फर्क ये हुआ कि आपको 3 महीने मिले रिवीजन के लिए, उधर 4 मिले, बस ये फर्क हुआ बस। क्योंकि आपका जो पेपर हुआ पूरे मैथ का वो 15 का हुआ, उनका 27 दिसंबर को हो गया था, तो इसलिए ना 15 दिन तो वही आगे हो गए। तो इसीलिए जो है तैयार हो जाओ अच्छे से, कमर कस लो। प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर का रिवीजन नहीं होना, इस वजह से मैं ज्यादा टाइम दे रहा, ना तो प्रोबेबिलिटी का रिवीजन होने का, बस प्रोबेबिलिटी का ही नहीं होने का, बाकी सबका तो हो ही जाएगा। एलपी का भी, हाँ एलपी का भी हो ही जाएगा रिवीजन थोड़ा बहुत, एलपी तो इजी चैप्टर है। अब हम स्टार्ट करते हैं। अब ये बताओ हम थे कहाँ, हम 13.4 पे थे। 13.4 में मैंने आपको 6 क्वेश्चन पहले तो कटवा दिया था, फिर करवा भी दिया था दोबारा। सर आपको बुक है ना 6 क्वेश्चन भाई, मेरे पे क्यों होती नहीं, मैं हाँ एक बुक है मेरे पास। उज्जवल वीडियो ऑन कर ले बेटा। तुम बुक नहीं लाए क्या? सर मेरी आज सर भीगी बैग में सर पानी की बोतल थी, वीडियो दिखाओगे सर वो? अरे बताइए भाई। हां सर फीस की भी मैंने फीस सब सुखवा रहे। चलो शांत हो, अभी पहले क्वेश्चन समझ लो, मैं बता रहा कहां तक था, इधर सुन लो यार, सुन लो। तुम लोगों को तो मैं बहुत प्यार से ट्रीट कर रहा, तुम बावी में इस वजह से बच्चे भी कम प्यारे से नहीं, प्यारी नहीं हो तुम, प्यारे तो तुम हो रही। 10वीं में एक बच्चे ने गड़बड़ गलती वो सर्कल के अंदर सेंट्रोइड बोल दिया भाई, बहुत बुरी तरह डांटा मैंने, उसे मुझे बुला में मलाल भी हुआ। और तुम लोगों को तो मैं कुछ भी नहीं कहता, क्यों? क्योंकि यार मगर प्यार से आ जाओ तो ज्यादा सही रहेगा, कुछ प्यार से आवे कुछ गुस्से से आवे। तो देखो इधर भाई, मैंने तुम्हें क्वेश्चन नंबर 6 भी करा दिया था, भले ही ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन था। एक्चुअली में पता नहीं, शायद उस दिन एक बात कट गई थी, एक बच्ची ये बोल रही थी, पता नहीं कौन था, और फिर उसके बाद एक बच्चे ने कोई फनी कमेंट मारा तो वो बात कट गई थी कि सर अगर ये क्वेश्चन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है तो ये पहले कैसे दे दिया, ऐसा कुछ बोल लेता कोई। तो भाई ऐसा है, बिना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के भी हो सके हो, एनसीईआरटी है और कोई कमी नहीं है इसमें। हमने ऐसे ही अंडर एस्टिमेट कर दिया था, हाँ हो सके, नहीं हो सकती कोई कमी इसमें। फिर तुम्हें बहुत लंबा पड़ेगा ये। कैसे लंबा पड़ेगा? 4 बल्ब सेलेक्ट करोगे, तो जब हम ये कहेंगे कि 1 डिफेक्टिव है, जब हम क्या कहेंगे, या जब चलो हम कहते हैं कि 0 डिफेक्टिव, नो डिफेक्टिव, तो पहले नॉट डिफेक्टिव इंटू इंटू इंटू
तो वो आपका पहले वाला आंसर आ जाएगा, मतलब कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का पहला टर्म आ गया। लेकिन जब आप हम x = 1 के लिए रखोगे, अगर आप x = 1 के लिए रखोगे तो एक डिफेक्टिव है, अब उन चार में से कोई सा भी तो हो सके, हम 1 बाय 1 ले रहे हैं सक्सेसिवली, तो 4C1 तो फिर हम बाइनोमियल में पहुंच गए, फिर तो हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में पहुंच गए ना, तो 4C1 क्यों बोलेंगे, हम क्या करेंगे, पहले एक सेलेक्ट करेंगे, पहले में है तीनों में नहीं है, प्लस दूसरे में है पहले तीसरे चौथे में नहीं है, तो उसके ना होने की, होने की, ना होने की, ना होने की, प्लस ना होने की, ना होने की, होने की, ना होने की, प्लस ना होने की, ना होने की, ना होने की और होने की। ये बना दूसरा टर्म, जब ऐड करके तुम वैल्यू निकालोगे। फिर तीसरे टर्म में आओ, दो दो के कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे, पहला दूसरा, पहला तीसरा, पहला चौथा, दूसरा तीसरा, दूसरा चौथा, तीसरा चौथा। यार ये तो फिर क्या हो गया, कॉम्प्लिकेटेड हो गया, नहीं हो गया, हो गया ना कॉम्प्लिकेटेड। अरे भाई आने का नहीं एग्जाम में हो, हाँ अगर मान लो 5 चुनने होते हैं तो हो गया नहीं कॉम्प्लिकेटेड। तो उससे बचने के लिए तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में बाइनोमियल कंसेप्ट, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट बना बाइनोमियल ट्रेल्स के निकलने के बाद। तो ये एनसीईआरटी वालों ने सोच के दिया होगा, जब बहुत पहले के समय है, कि बच्चे अपने आप दिमाग लगाए, तो उन्होंने जब ये क्वेश्चन दिया होगा तो उन्होंने सोचा होगा बच्चा क्या सोचता होगा। फिर जब बच्चा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेगा तो बच्चा कितना खुश होगा, अरे ये तो ऐसे हो सकता था, सुकून, जो सुकून मिलेगा वो अलग ही सुकून मिलेगा। फिर समझ में आएगा किसकी कदर, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। भाई जब तक ठोकर ना खाओ तब तक सब वो भी नहीं आता मजा। तो समझ में आ गया क्वेश्चन दिया क्यों होगा एनसीईआरटी ने, मेरे हिसाब से इसलिए दिया होगा। तो फिर भी मैंने आप लोगों को इतना बड़ा ना करवा के बता भी दिया कि अगर करोगे तो फिर बहुत बड़ा बैठेगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर भी आपको थोड़ा बहुत पल्ले पड़ी गया। भाई आपने पढ़ी लिया NCX p की पावर x q - 1 q की पावर n - x, ये फॉर्मूला था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। अगर आगे जाके कभी कंपटीशन में बहुत छोटे मोटे एग्जाम में आ जाए कि p और q क्या होता है, तो p होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, q होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। जैसे कि यहाँ पे सक्सेस फेलियर का मतलब क्या है, डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव, तो वही तो थी p और प्रोबेबिलिटी, उसी के तो पावर लगाए थे हम x और n - x। याद करो, कुछ आया, कुछ नहीं आया तो कोई बात नहीं, सोच लो, फिजिक्स का ज्ञान मिल जाता, काम का था नहीं, ऐसे सोच भी नहीं जाता है तो सुन भी नहीं जाता है। फिर भी कुछ पल्ले पड़ा भाई। ईशा अब तो कोई डाउट नहीं है, तेरा ही था शायद डाउट, एक बच्ची ने पूछा था शायद, तो ये थी वो, है बेटा? नो सर, क्या नो सर है मतलब? अभी नहीं है। हाँ वीडियो ऑफ कर लो, ऑन कर लो उज्जवल। अब आओ क्वेश्चन नंबर 7 पे, 6 तक हो गए थे ना भाई, सारे करवाऊंगा मैं इसके, क्योंकि आ सकते हैं सारे। बस क्या होगा, जहां मीन ऑफ वेरिएंस निकालने के लिए कहेगा ना पूछ रखा, वहां मीन ऑफ वेरिएंस की जगह सिर्फ इतना बोल देगा कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालो बस। क्वेश्चन तो सारे वही है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन, तो रैंडम वेरिएबल के सारे के सारे। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ। अ कॉइन इज बाइज्ड, एक कॉइन बाइज्ड है। अब बाइज्ड का तो अब कुछ हिसाब बताना पड़ेगा ना, कैसे बाइज्ड है वो, ठीक है ना। वो जो है बाइज्ड इस तरीके से है कि सो डेट द हेड इज 3 टाइम्स, क्या देता है, नहीं कहा तो देख लो, हेड इज 3 टाइम्स हैज लाइकली ऑफ अकर एट टेल। कहने का मतलब ये है कि जितनी बार टेल आता है, हेड उसका 3 गुना आता है। तो अगर टेल एक बार आ रहा तो हेड 3 बार आ रहा, ऐसे मान लो 4 बार उछाला जाता है तो हेड 3 बार आ रहा, ये 22 में से तो ही सिक्के के अंदर ही कुछ खोट होगा, समझे? तो ये 22नेस हुई, और जब 22नेस आ जाए ना तो फिर वो उसकी प्रोबेबिलिटी वो नहीं होती जनरल, वो 1/2 नहीं होती, फिर कॉइन की प्रोबेबिलिटी, फिर कॉइन की प्रोबेबिलिटी 22नेस वाली प्रोबेबिलिटी आएगी। और इसमें 22नेस वाला हिसाब बता दिया आपको, 22नेस का क्या हिसाब बताया कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, क्योंकि 4 में से 3 बार हेड आया, एक बार टेल आया, तो हो गया ना 3 टाइम्स। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/4। नहीं इसने पहले तो प्रोबेबिलिटी बताई हेड की, इसने हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताई, उछाल ले तो अभी बाद में देखेंगे कि कितनी बार है। इसने बताया कि सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो प्रोबेबिलिटी उसकी 3/4 है, मतलब सिक्के की प्रोबेबिलिटी 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, इसने बताया। ये क्या है बच्चों, आइए स्ट्रक्चर का नाम क्राउन। क्राउन स्ट्रक्चर।
ये उसके साथ नहीं यार पढ़ा होगा तुमने, आधार पढ़ रखा है इनऑर्गेनिक का पढ़ा होगा 11 11th में। भाई मैं तो जब भी इनऑर्गेनिक का नाम लूँ मुझे तो गुस्सा आ जाता है बहुत। बहुत बेकार नहीं नहीं इनऑर्गेनिक ही बहुत बेकार है यार। यस सर। नहीं सही में मतलब इनऑर्गेनिक क्या है, गंदा सब्जेक्ट। पता नहीं था रिएक्शन हो गई कैसे हो रही बना स्टार्ट हुआ मैथ सॉल्यूशन बड़े समझा रहा आओ इधर अरे छोड़ 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 मैथ की बात। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/4, क्वेश्चन नंबर 7 है ना जी। और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/4। समझ में आ गया कैसे लिखी हमने? जी सर। आज तक तो मोनोपोल पे लिखते थे, वो तो जब सिक्का अनबाइज्ड होता है या बाइज्ड सिक्का है, बाइज्ड होना है। सर 4 टाइम होता है 5 4/5 है ना अगर हेड 4 टाइम सर हाँ, मुझे 3/4 अब तक नहीं समझ आया सिक्का तो 2 ही बार उछाल लिया सिक्का तो छल ही नहीं अभी तक, जब तक नहीं चल रहा फिर ये 3/4 का सिस्टम बता क्वेश्चन पढ़ मैंने पढ़ लिया भाई मेरा कोई पढ़ो। is tossed biased so that the head is 3 times as likely to occur a tail अ कॉइन इज बाइज्ड, किस हिसाब से बाइज्ड है वो बता रखा। क्या बता रखा कि जितनी बार टेल आया उसका 3 गुना आया। अगर मान ली कि टेल x बार आया तो वो कितनी बार आया होगा 3x बार। प्रोबेबिलिटी क्या बैठेगी फेवर अपॉन टोटल, और हेड आने क्या है 3x अपॉन टोटल 3x प्लस x 4x x टोटल 3/4 नहीं हो गया। हालांकि तुम्हारे वैसे समझ लेते। अब आगे क्या बोला है कि हमने 2 सिक्के को छाला है तो इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ कि टेल आए। अब अगर आप 2 सिक्के को छालोगे, अगर आप 2 सिक्के को छालोगे, गगन माइक ऑफ कर ले, वीडियो ऑन कर ले। इससे पहले जो भी मैंने बताया था उससे जरूर जितना भी मैंने बोला ना इससे पहले वो वीडियो में सुन लियो, वीडियो भेज दूंगा अगर तो अब लगातार कंटिन्यू रहा तो। ठीक है, जो भी मैंने अभी तक बताया अभी तक देखो तो पीएच कितना दे रखा 3/4 पीटी इतना। अब एकदम सीधी सी बात है यार, इसमें देख लो इजी काम है। अब तो आप एक्सपर्ट हो गए रैंडम वेरिएबल में। उस दिन मैंने कहा था कि रैंडम वेरिएबल पढ़ के आना, पढ़ लिया? तो मुझे एक बात बताओ, इन्होंने कहा है कि किसका रैंडम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, टेल आए 2 बार सिक्को छाला जाए तो क्या होगा, एक बार भी ना आए, एक बार आ जाए, ये दोनों बार पॉसिबल किसी से योग है। तो अगर एक बार भी टेल ना आए तो 3/4 तो टेल ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/4 है, मतलब कि 3/4 इनटू 3/4 पहले में भी पहली बार उछालने पे और दूसरी बार एक बार पहली बार उछालने पे नहीं आया और दूसरी पे आ गया, या दूसरी पे नहीं आया पहली पे आ गया। सर पहली बार ही है आपने उल्टा लिख दिया। मान ले दोनों भी आ गया तो 9/16 3 3 6/16 1/16 सम करके बना है, खत्म बात। 8 बार करा चुका हूं पहले, 9 बार करवा चुका हूं। कल का टाइम 11:30 बजे से है, 11:30 से 1 या 1:15 तक काफी काम कराने का मन है मेरा। क्यों कराने का मन है बता दिया मैंने, क्योंकि रिवीजन कैसे करना वो मैं बता चुका अच्छे से। 2 घंटे की क्लास है मन है कह दिया, कोई हेडेक वेडेक होता है तो बोल दो। हाँ यार तेरे पढ़ाने का हो जाएगा। चलो फोटो भेज दी बेटा इसकी, ले मैं अपनी बुक देख रहा था पूरी मेरी बड़ी। एट और 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके, मैं पहले बता दूंगा आपको। ठीक है बच्चों, अब आओ आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ले भाई पकड़ियो से क्वेश्चन नंबर मीन वाला है इसमें भाई। मीन वेरिएंस वाले सब है, लेकिन हम करने के मीन वेरिएंस एक बार भी नहीं निकालने के, एक बार भी नहीं, हम सिर्फ वही निकालने के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तक। तो 8 टाइम तो ये गया था, 7 आई गया, समझो 10 पे आ जाओ। फाइंड द मीन नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ अ फेयर कॉइन। फेयर कॉइन कह दिया, फेयर कॉइन मतलब है अनबाइस्ड, कोई बाइसनेस नहीं है, जैसे इसमें तो थी।
तो भाई अगर सिक्के में कोई बाइसेंस नहीं है और किस बात की वैल्यू पूछ रहा है, हेड आने की, टेल आने की, किस बात का भी पूछ रहा है, हेड की, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और टेल आने की भी 1/2 या नोट हेड की 1/2, बात एक ही है। अब इसने कहा है, अब मुझे कॉल 3 बार चल रहा है, तो आप लिख देना लेट x be a random variable where x represent the number of heads in 3 tosses, लिख लोगे, ठीक, एक बार आए, एक बार भी आए, एक बार आए और 3 बार चला ना, तो 3 बार कितने बनेंगे, मीन निकालने के लिए लगाए इसने, क्वेश्चन को चेंज कर दो या तो पेंसिल से, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, बस मीन की जगह क्या बोल दो, प्रोबेबिलिटी आ सकता है एग्जाम में से, मीन नहीं आएगा निकालने के लिए, क्या आएगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ a fiber। तीनों में नहीं है, पहले में भी नहीं, दूसरे में भी नहीं, तीसरे में भी नहीं, तो 1/2 की पावर 3, ठीक है ना, यहां भी 1 नहीं, यहाँ नहीं, एक बार, अब वो एक बार कब हो सकता है, पहले में या दूसरे में या तीसरे में, तो 1/2 का क्यूब तब भी आएगा, 1/2 का क्यूब तब भी आएगा, 1/2 का क्यूब तब भी आएगा, क्योंकि होने की भी 1/2 है और ना होने की भी 1/2 है, तो तीनों में एक एक केस बनेगा कि पहले विल पे मान लिया या दूसरे पे या तीसरे पे। अब यहाँ पे 2 पे भी इसमें भी यही होगा, लेकिन इसमें ना 2 पे यही होगा, हाँ यही होगा, पहले दूसरे पे, हाँ फिर दूसरे पे, दूसरे तीसरे पे, सुन लो ध्यान से, और या तो तुम अच्छा 3 कॉइन है ना, तुम अगर इनमें कंफ्यूज हो तो वो बना लो ना 3 कॉइन वाला चार्ट, तुम वो बना लो ना 3 कॉइन वाला चार्ट, 3 बार चला है, तो बोलो क्या क्या बनेगा, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, तो कितने बने, एच 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 टी एच टी एच एच टी 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 एच एच टी एच टी 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 एच टी टी टी, देखो एक बार भी नहीं वाले, कितने, एक ही तो है, तो पहले भी लिखा था 1/2 के होल क्यूब, वही लिखा था 1/18, ठीक, एक बार एग्जैक्टली एक टेल, एक दो तीसरा भी होगा एक, सेकंड फर्स्ट, पहले भी यही लिखा था तुमने, देखो ध्यान से 1/2 का क्यूब 1/2 का क्यूब 1/2 का 1/18 बैठेगा, सॉरी 3/18 बैठेगा प्लस करके, तो वो तो तुम बिना इसके बना सकते थे, मैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगा रहा था, ये अच्छा है, किंतु वही ठीक है, चलो 4 में भी वो भी 5 में वो भी तो ठीक होता है, ये तो तुम इधर दोनों तरफ से बता दो, हाँ बता दिया, अब 2 पे आओ आप, 2 एग्जैक्टली टेल, 1 2 3, ये भी 3/8, एग्जैक्टली मतलब होने चाहिए 2, हाँ 2 टेल आने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होगा, 3 टेल 1/, तीनों 3 1 और 1 8/8, काम खत्म बस। और अगर मीन निकालने का तुम्हें, अगर सुनो मेंस में आ गए, यूपीटीयू पहले एक छोटे मोटे एग्जाम में आ गए, तो मीन कैसे निकाल लोगे, कुछ भी नहीं, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें और इसकी इसमें, और उनको क्या कर दो, जोड़ दो, ठीक है, पता होनी चाहिए छोटी छोटी चीजें, तो मीन का क्या फॉर्मूला बन गया, ये क्या x, ये क्या है px, इसे स्मॉल p से कर देते हैं, इसे x है, समेशन xp, ये फॉर्मूला बन गया, समेशन xp, या इसे i से नोट कर देते हैं xi pi, तो xi pi i equals to 1 to n, यहाँ पे 1 का मतलब ये नहीं है, 1 का मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा टर्म, बस ये फॉर्मूला बन गया, यू का ये भी बोल सकते हो, चलो यार जैसे भी बोलना है, भेज दे बेटा फोटो। तो 10वें में मीन नहीं निकाला हमने क्या निकाला, बस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना के छोड़ दिया, अब सही है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या गलत, उसके लिए हमारे पास अच्छा सा मेथड है, इन सबको सब करके देखो कौन आ जाएगा, तो हमें कैसे पता लगेगा, बंद करके देखिए, कभी कभी आ भी जाता है आंसर गलत होने के बाद, वो बहुत रेयर केसेस है,
जब कोई माइनर सी मिस्टेक की हो जिससे फर्क ना पड़ रहा हो। क्वेश्चन नंबर 11 पे आओ। कल आपकी मिसलेनियस शुरू हो जाएगी, मतलब हम सिलेबस खत्म करने से 19 क्वेश्चन हो गया बस, मतलब एक्सरसाइज के बाद उसमें भी 1-2 कट जाएगा तो 17-18 आ जाएगा बस। असली रिवीजन कैसे चलना दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं, क्लियर है? ठीक। 11 2 डाइस एक साथ फेंके गए साइमल्टेनियसली, ओके के बाद है if x denotes the number of sixes find the expectation of 6, मतलब एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या है? ex एक्सपेक्टेशन का मतलब है मीन, बताया था तुम्हें मैंने, एक्सपेक्टेशन का मतलब मीन होता है। जी सर। क्योंकि जब हम थोड़ा व्यवहारिक जीवन में पहुंच जाए वहां हम जो मीन है वही एक्सेप्टेबल वैल्यू होती है। कहीं के केसेस में गाड़ी का एवरेज मीन ही तो है वो, हम मानते हैं कि गाड़ी इतने आसपास चली होगी, चली ना हो लेकिन वो एक्सेप्ट कर लिया गया, हाँ नहीं एक्सेप्टेबल इसलिए बोला गया। हालांकि अगर आगे जाके केमिस्ट्री से तुम लोगों को पसंद नहीं है और ग्रेजुएशन कर दे केमिस्ट्री को बीएससी कर दे तो तुम केमिस्ट्री छोड़ के ये ले लेना, 2 सब्जेक्ट नहीं हटा सकते शायद मतलब फिजिक्स हटा के कंप्यूटर ले लियो, अब इसे हटा के स्टैटिक्स वो ले लियो, स्टैटिक्स केमिस्ट्री हटा देंगे इससे ले लेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री तो कल वाली बात कर सर पढ़ा। अरे बताया तो नहीं, मैथ अलग है स्टैटिक्स अलग है, आगे जाके कभी सोचा कि मैथ की जगह ले लियो। चलो 11वीं में आ जाओ, 11वीं में आ जाओ, 12th में सर अरे क्वेश्चन 11th पे आ जाओ। if x denotes the number of sixes, तो मुझे आप एक बात बताओ, अगर तुम 2 डाइस को थ्रो कर रहे हो तो 6 कैसे कैसे आ सकता है? 2 डाइस को थ्रो 1/6 एक पहले के 6 है उस देखिए सर। हां दोनों में किसी पे भी 6 ना आए, एक पे 6 आ जाए या दोनों पे 6 आ जाए, यही तो है। तो x रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ 6, तो 0 1 2। और सुन लो सब, ये जितने भी ऑनलाइन है, कल सुबह 11:30 का टाइम है, तो कोशिश क्या ज्यादा से ज्यादा बच्चे ऑफलाइन ही आए, इस चीज का ध्यान रखें। 11:30 का टाइम है तो ऑफलाइन ही आए। समझ में आ गई मेरी बात तुम लोगों को? ईशा यस सर, सर ऑफलाइन ही आऊंगा 11:30 बजे। चलो मैं वो बताऊंगा अभी 11th पे आऊंगा। x हो गया आपका 0 1 2 3, अब इधर आओ प्लीज। हाँ भाई 0 है, 6 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। 1/6 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। 5/6। मैं सारा काम शॉर्ट में करता हूँ, डिटेल में अपने आप कर लेना। तो मेरे बच्चों मुझे बताओ जल्दी से कि अगर पहले पे भी नहीं दूसरे पे भी नहीं तो कैसे लिख सकता है मैं? 5/6 का स्क्वायर 25/, समय बचा नहीं बचा, या तो वो बना 36 आउटकम्स 25 ही आएंगे उसमें जिनमें 6 नहीं है, क्योंकि 11 ऐसे होंगे जिनमें 6 हो गए होगा। चलो 1/6 या तो पहले पे या दूसरे पे, तो 1/6 गुना 5/6 प्लस 5/6 गुना 1/6 2 बार 1/6 का 5 का स्क्वायर 25 5 और 5 10 10 और 1 11 11 और 25 36 बटे 36 1 सही है मतलब हमारा। आगे सबको ये वाला समझ में? यस सर। चलो बस ये छोड़ दो, या इधर ने क्या पूछा एक्सपेक्टेशन, तो एक्सपेक्टेशन कैसे कर लेंगे? इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसमें इसकी उसका बाद वो मीन निकल जाएगा, वो एक्सपेक्टेशन आ जाएगी। अरे मैं क्या था 6 आने की एक्सपेक्टेशन जो होती है तो डेज में 1/3 होती है, 1/3 होगा इसका आंसर। देखिए एक बार किसी भी नंबर की ना वो कोई भी नंबर आने की जो एक्सपेक्टेशन होती है वो 1/3 लेते हैं हम, 1/3 है ना? हाँ ये आगे जाके तो तुम्हें घट जाएगी ये बात है। क्या भैया? कुछ नहीं वो बात एक्सपेक्टेशन की बात कर रहा हूं सर। सब फोटो तो हां 12 पे आ जाओ। एक क्वेश्चन था इसमें अभी तक दिखा नहीं मुझे, वो इंटीजर का पेयर लेने वाला, वो अगर आगे तो उन पे होने वाला है। मिसलेनियस में होगा, वो मिसलेनियस में होगा। इधर आता है पॉजिटिव इंटीजर अगर हमारे पास ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, इन पे इंपॉर्टेंट डाल लो, 17 पे मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लो।
लेकिन EX नहीं पूछने का, वो क्या पूछेगा? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए कहेगा। उज्जवल, मोबाइल कहाँ है तेरा? यस सर। मोबाइल कहाँ है तेरा? मोबाइल तो सर उधर रखा बेंच पे सर, आगे अच्छा साइड। ठीक है। भैया बस है। हाँ भाई शांत हो जाओ। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 12। यही तो है वो जिसकी बात कर रहा था मैं, है ना इसमें? दो नंबर सेलेक्ट करने हैं बिना रिप्लेस करे, पहले 6 नंबरों में से। पॉजिटिव विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है? बिना उन्हें रिप्लेस करे एक नंबर अगर चूज कर लिया तो फिर दूसरे को चूज करने से पहले पहला वाला रखना नहीं है, मतलब कि दो अलग अलग नंबर चूज करने से, सीधी सी बात। लेकिन वो नंबर आपको ऐसे चूज करने हैं, मतलब उनमें जो आप एक्स रैंडम वेरिएबल जो ले रहे हो वो आपका ऐसा होना चाहिए। पहले नंबर लिख लो 1 2 3 4 5 6। अब इस इन 6 नंबरों में से इस सेट मान लो कोई सेट है। अब इस सेट में से आपको वो दो नंबर्स लेने हैं, या फाइंड EX पूछा ना तो वहां पे लिखना फाइंड PX या फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ X, ऐसे बोल देना क्वेश्चन में। तो X किसे डिनोट करता है? अच्छा, मतलब ये हुआ यहाँ पे भाई मेरे X डिनोट द लार्जर ऑफ द टू नंबर ऑब्टेन्ड। जो आपने दो नंबर ऑब्टेन करे ना, उन जो आपने दो नंबर ऑब्टेन करे उनमें एक नंबर दूसरे से बड़ा होना चाहिए। एक नंबर दूसरे से, मतलब x जो है वो बड़ा होना। मान लो आपने लिया 1 2, क्या लिया 1 2, तो 1 जो 2 है वो 1 से बड़ा है, या 2 1 ले लिया तब भी एक जो एक नंबर है इसमें वो दूसरे से बड़ा है। तो भैया हमेशा होगा जैसे आप रिप्लेसमेंट है नहीं, मतलब हम इसका कहने हैं जो दो नंबर में हमने x माना वो बड़ा होना चाहिए उन दोनों नंबर में। पहले तो मुझे बताओ इसके टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे, फिर उसके बाद में केसेस में आता हूं। 36 बनेंगे। बताओ भाई, देखते हैं कौन बताता है। आज आपकी एक अग्नि परीक्षा है। फिर क्या? क्वेश्चन ये पुट अप किया बच्चों मैंने कि हमें इस 6 में से दो दो नंबर का सेट बनाना है, मतलब दो दो नंबर लेने हैं, तो हम टोटल कितने नंबर ले सकते हैं? 36 ही लेंगे। नहीं यार बेटा डाइस में ना 12 होंगे। अगर चलो तुम वहां 36 पहुंच भी गए, तुम वहां पता चलो तुम्हारा बेस वीक है और तुमने प्रोबेबिलिटी बहुत चार्ट रखी है अच्छे से, 18 होंगे सर। तुम तब भी पहुंच सकते हो, गलत तरीके से सही जगह पहुंच सकते हो। बताओ मुझे टोटल कितने पेयर बन सकते हैं? क्या बोला कोई बच्चा? 36। उन 36 के अंदर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 भी तो आएगा। 30 36 बनेंगे। 30 बनेंगे। तो कितने बनेंगे? 30। लेकिन ये तुम गलत तरीके से पहुंचे सही जगह, तुम्हें गलत तरीके से सही जगह पहुंचे, तुम तो उसमें पहुंच गए डाइस के कांसेप्ट से कि तो वो हटा लिए, तो कैसा आया 30? मैंने इससे मतलब जब 5 को ऐड करेंगे 1 में तो 5 नहीं आने का, तो उसके 5 बनेंगे इस तरह का। मैंने फिर 5 की 6 में मल्टीप्लाई कर दी, इससे 30 आ गया। ठीक है, नहीं ठीक है समझ सकते हैं बच्चा। तो कहता कि बच्चा, अब मैं तुम्हें सही जगह बता रहा, अरे यार 6 में से 5 ही तो नंबर ले पाओगे एक भाई। तो 6p5 का सॉरी 6p तोड़ दो, 6 नंबर है
और 6 में से आप कितने ले सकते हो? 5। लेकिन जब आप इसमें से 6 में से 5 लोगे, 6C5, सॉरी 6C5, 6 गुना 5, 6 गुना 5, 6 गुना 5, तो आप लेके चलोगे 12 6 12 5, 6 गुना 6p2, ये है इनमें से कोई लेना है 6p2। हाँ वो ठीक 6 है, 6 में से कोई 2 ही तो लेना है ना, नंबर पेयर बनाने में 2 ही तो आएंगे, तो क्या बैठेगा 6p2। तो जो टोटल नंबर आएंगे और 6 में से कोई 2 कौन से ले सकता, कोई भी ले सकता है, क्या आएगा 6p2। क्या वैल्यू बैठेगी 6p2 की? फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 4, 6 गुना 5 गुना फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, कैंसिल आउट, 6 बन जाए। जी सर। तो टोटल इतने पेयर बन सकते हैं। अब इन्होंने ये कहा है कि उन पेयर्स में x जो डिनोट किया, अच्छा क्वेश्चन है, समझो सही, जो x डिनोट कर रहा है, x किसे रिप्रेजेंट करता था? पॉसिबल वैल्यूज को। जी सर। x किसे रिप्रेजेंट करता था? पॉसिबल 1 तो किस नंबर से बड़ा हो सकता? 1 तो किस नंबर से बड़ा नहीं हो सकता, तो x में 1 तो आ नहीं सकता, क्योंकि x जो है रिप्रेजेंट कर रहा है लार्जर नंबर को। तो लार्जर नंबर कौन कौन हो सकता है? 2 हो सकता है। लार्जर नंबर 3 हो सकता है, लार्जर नंबर 4 हो सकता है, और लार्जर नंबर 5 हो सकता है, और लार्जर नंबर 6 हो सकता है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान समझना। x रिप्रेजेंट कर रहा है जो नंबर्स लेके आप सेट बना रहे हो उनमें लार्जर नंबर को, पेयर के लार्जर नंबर को। 1 तो नहीं हो सकता किसी से बड़ा, तो x की वैल्यू पे क्या हो सकती है? 2 3 4 5 6। अगर बड़े नंबर की वैल्यू 2 है, जब मैं px नहीं लिखा, मैं वो लिख रहा वैल्यूज समझाने के लिए आपको, ऊपर लिख लेना, कहीं भी लिख लेना। अगर वैल्यू 2 है तो कौन कौन से पेयर बन सकते हैं? 1 2 और 2। 1 2 अगर से 1 2 और 2 1 बने तो जो प्रोबेबिलिटी होगी px वो कितनी होगी? 2/30। 2 बने और टोटल बन कितने सकते थे? 30। जो टोटल थे, टोटल ऑर्डर पेयर कितने थे? पॉसिबल टोटल वैल्यूज कितने? 30। 6p2 इक्वल्स टू 30। ठीक, तो 2/30। लेकिन अगर 3 कहूं तो कौन कौन बन सकता है? ध्यान से देखो, 1 3 3 1, इन दोनों में ले लिया। 2 3 भी तो बन सकता है, क्योंकि 2 3 में 3 बड़ा नहीं है। आपको वो ऑर्डर लेना जिसमें 2 नंबरों में एक नंबर दूसरे से बड़ा हो। ठीक, और 3 लिख तो दिया 1 3 3 1, 2 3 और 3 2 और 1 2 1 2 तो ले नहीं रखे भाई। तो अगर 2 लूंगा तो फिर 2 थोड़ा बड़ा होगा, लार्जेस्ट कौन सा होगा? 3 ही होगा। कितने हो गए फिर? 4/30। कितने हो गए? 4/30। 4 लेंगे अगर 4 3 1 4 2 3 4 1 3 4 4 2 4, सॉरी 1 4 4 1, एक साथ लो। ठीक, 2 4 4 2 3 4, सब में 4 बड़ा होना चाहिए ना भाई। एक फिक्स करो ना कि एक बार में 2 फिक्स कर लिया, एक बार में 3 फिक्स कर लिया, लार्जर नंबर तो एक ही रहेगा, तो अलग अलग तो ना ले लोगे। तो 1 4 4 1 2 4 4 2 3 4 4 3, बस 6/30। अगर 5 हो तो ये मैं यहां अलग से बनाना है, तो मैं टेबल में बना दिया जिससे कि क्वेश्चन में ज्यादा मुझे काम ना करना पड़े, मतलब कितना लिखना ना पड़े। 1 5 5 1 2 5 5 2 3 5 5 3 4 5 5 4, 8/30। जब 6 लेना हो, 2 वहां बढ़ जाएंगे, 2 वहां बढ़ जाएंगे, 2 तो बढ़ जाएगा ना। क्यों? कौन सा किस बढ़ जाएगा? अब 10 तक सोचने लगा, चलो 10 तक जो तो पहुंच गए तुम। जब देखो ये बच्चा बोला कि 1 में बन गया, तो यही तो हुआ ना, 12वीं के बाद दिमाग विकसित हो गया, जो मैं उससे परसों बात कर रहा था। जरूरत नहीं है कुछ सोचने में, जो यूज नहीं होता कहीं, लेकिन मन में आगे कहीं पे बन गया। क्यों? क्योंकि दिमाग विकसित हो चुका। अब तो तुम एक काम करो, 12वीं का ट्यूशन पढ़ा लो। सही, सबके लिए बता रहा मैं, छोटे बच्चों को लेकर ट्यूशन पढ़ा लो, कंपटीशन खड़ा कर दो। पैसे के पैसे आ जाएंगे थोड़े बहुत।
मैंने तो 2 इकट्ठे कर रखे। पहले खुद तो सीख ले। किधर आ गए तुम? 10 बना लोगे अपने आप? तो 10 बटे 30 खत्म। स्टूडियो को जलन है। आगे सबको समझ? Yes, sir. वो